इसकी संभावना नहीं है। ये 7वीं रैंक का व्यक्ति उत्तरी मो के शुवानयुवान परिवार से है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी सुहानी के साथ गहरी दुश्मनी है। ये तो अच्छा है। हाँ, आखिरकार मैं भविष्य की प्रतियोगिताओं में सुहानी को नहीं देखूंगा। बस ये सोचकर ही सच में बहुत उत्साहित हूँ। सुहानी को मंच से उतारना, पता नहीं कब से यह सभी का सर्वसम्मत विचार बन गया था। सुहानी अचानक उदास हो गई। इसके अलावा उसका प्रतिद्वंद्वी 7वीं रैंक का था। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर सभी ने उसे नीचा दिखाया है। लेकिन इससे क्या, देखते हैं अंत में कौन हंसता है। सुहानी के होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा। 25 में से 13 आगे बढ़ेंगे, अब ये देखने लायक हो गया था। पूर्वी लिंग के 10 प्रतियोगियों में से निर्वाण और सुहानी को छोड़कर सभी बाहर हो गए थे। रोमिंग ड्रैगन लिस्ट के बाहर की सूची के 100 लोगों में से 95 लोग बाहर हो गए थे, केवल 5 बचे थे। निर्वाण का सामना जेड लेकली परिवार के नंबर 2 सीडेड खिलाड़ी से हुआ। ये व्यक्ति ली माओहाई के समान ही था, वह भी एक शाखा से उतरा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, संयोग से उसका सामना निर्वाण से हो गया। प्रतिद्वंद्वी का हमला आते ही निर्वाण ने मुश्किल से ही कोई चाल चली, उसने बस बिजली की एक गेंद दागी। एक ही पल में सॉकर फुटबॉल के आकार की बिजली विशाल हो गई और उसने जेड लेक केली परिवार की एक शाखा के इस शिष्य को पूरी तरह से अपने अंदर लपेट लिया। चटकने की एक जोरदार आवाज के बाद शाखा के इस शिष्य का पूरा व्यक्ति शरीर झुलसकर कोयला हो गया। ताकत में 8वीं रैंक का एक शानदार विशेषज्ञ आमने सामने होने के ठीक बाद वास्तव में झुलसकर कोयला हो गया था। हिज हाइनेस प्रिंस जिन निर्वाण सच में रोमिंग ड्रैगन लिस्ट के सबसे शक्तिशाली प्रतियोगी होने के योग्य थे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें मारा है वह ये राजा मैं नहीं है, बल्कि वह ली माओहाई है। निर्वाण ने इस तथ्य का बयान उछालने के बाद बिना किसी जल्दबाजी के सुहानी की स्थिति की ओर कदम बढ़ाया। जब वह चल रहा था तो उस भव्य सफ़ेद नर्म लबादे का कोना आकर्षक लग रहा था, जैसे गोल और कोमल बादलों की परत दर परत। वह एक भगवान की तरह सुंदर था। वे पतले और अलगाव वाले होंठ एक राक्षसी मुस्कान में ऊपर उठे हुए थे। इसने एक अवर्णनीय आकर्षक आकर्षण बिखेरा। उन फीनिक्स आंखों ने हल्के से नजर डाली, लोगों को इस तरह नशा दिया मानो बसंत की हवा गुजर गई हो। हर इशारा कुलीन, करिश्माई और उच्चतम लालित्य वाला था। वह असाधारण सुंदरता, उत्कृष्ट रूप से रोमांटिक, नायाब आकर्षण के साथ थी। उसका एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो लोगों को गहराई से अपनी ओर आकर्षित न करे। निर्वाण ने लिंग फैंग से जेड के रंग जैसा सफ़ेद रुमाल लिया और एक एक करके अपनी उंगलियों को सावधानी से पोंछकर साफ किया। वे उंगलियां, जिनमें से हर एक स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई, पतली और जेड की तरह सफ़ेद, बेहद सुंदर थीं। निर्वाण का चेहरा खुशी और संतुष्टि से भरा था, यहाँ तक कि उसके होठों का कोना भी ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। यह न केवल राक्षसी रूप से आकर्षक था, बल्कि इसमें थोड़ा बेलगाम और घमंडी स्वाद भी था। बस इसी स्वाद ने लोगों को और भी पागल और चक्कर में डाल दिया, यह नहीं जानते हुए कि आज क्या दिन है। औरों की तो बात ही छोड़िए, बस इस रूप और हाव भाव में लुओ हाओमिंग हिज हाइनेस प्रिंस जिन के सामने महज कचरे के समान था। हिज हाइनेस प्रिंस जिन अमर रहें। हिज हाइनेस प्रिंस जिन एक शानदार युद्ध देवता हैं, स्वर्ग के नीचे नंबर 1। हिज हाइनेस 1000 साल में एक बार पैदा होने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया को एकजुट करेंगे। अपने यौवन में मौजूद वे महिलाएं हर एक पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ीं, मानो इस तरह वे हिज हाइनेस प्रिंस जिनके थोड़ा करीब हो सकती थीं। निर्वाण ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से भौहें से कुढ़ी। किसी ने नहीं देखा कि उसने क्या किया, उन्होंने केवल एक ठंडी हम सुनी। अचानक निर्वाण के शरीर के 10 मीटर के दायरे में कोई भी करीब नहीं आ सका। वहां ऐसी मिस लड़कियां थीं जो आगे की ओर निचोड़कर भीड़ को चीरकर जा रही थीं, लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही वे एक अदृश्य शक्ति द्वारा बैंग की आवाज के साथ उड़ते हुए दूर जा गिरीं। अगर यह कोई और होता तो वे ऐसे कुचले गए होते मानो किसी कार के पहिए के नीचे कुचले गए हों। लेकिन निर्वाण ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसकी उदासीन नज़र से असहनीय रूप से घमंडी और अक्खर स्वभाव झलक रहा था। उसने एक उदासीन हम किया, उसके बाद वह सुहानी की ओर चला गया और उसके पास बैठ गया, मानो आसपास कोई और न हो। ये जगह पूर्वी लिंग का वीआईपी क्षेत्र था, आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि तुम बहुत लोकप्रिय हो। सुहानी ने उसका मजाक उड़ाया। सच में निर्वाण को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सुहानी का हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया। वे औरतें तुम्हारे लिए पागल हैं। क्या तुम सच में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते? सुहानी की उंगली ने उन पागल महिलाओं की दिशा में इशारा किया। मुझे दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? निर्वाण ने अपनी आंखें झपकाईं जो मासूमियत और अनभिज्ञता से भरी थीं। उसकी मोनोक्रोम एक रंग की तीखी और स्पष्ट आंखों की जोड़ी को देखकर सुहानी का दिल अचानक एक गांठ की तरह पिघल गया। वह व्यक्ति जिस पर हजारों आंखें टिकी थीं, वह हर तरह से उसकी देखभाल करने के लिए उसके सुहानी के पक्ष में रहना पसंद करता था।
कभी कभी सुहानी को खुद भी विश्वास नहीं होता था कि निर्वाण उसके प्रति इतना अच्छा क्यों होगा। तुम्हारी बारी है। निर्वाण ने सुहानी का हाथ खींचा और व्यक्तिगत रूप से उसे युद्ध के मंच तक भेजा। ठीक है। सुहानी हल्के से मुस्कुराए और निर्वाण के गहरे लाल होठों पर एक चुंबन छोड़ दिया। मेरे विजयी होकर लौटने का इंतजार करना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। निर्वाण की आंखों में कोमलता की एक चमक कौंधी। यह एक ऐसी कोमलता थी जो उसके पास केवल सुहानी के लिए थी। उसके अलावा किसी और को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलेगा। हालांकि यह ज्ञात था कि प्रतिद्वंद्वी केवल 7वीं रैंक 7वें स्तर का था, फिर भी निर्वाण ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को पहली बार किंडरगार्टन भेज रहे हों। किसी भी बात को लेकर आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वह बस वहां से नहीं गया, बल्कि उसने मंच के खंभों पर तिरछी नजर डाली। इस तरह वह आसानी से मंच पर होने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर सकता था। सुहानी के सामने वह 7वीं रैंक वाला व्यक्ति था जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। सुहानी के अलावा इस व्यक्ति की किस्मत को सबसे अच्छा माना जाएगा। हालांकि उसकी अच्छी किस्मत इसी क्षण खत्म होने वाली थी। मूल रूप से वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि अफवाहों के अनुसार सुहानी केवल 5वीं रैंक पर थी। उसने शीर्ष 25 सबसे मजबूत लोगों में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से गंदी चालों पर भरोसा किया था। फिर अगर वह स्वेच्छा से हार नहीं मानता तो स्वाभाविक रूप से वह लगातार जीत सकता था। अफसोस कि उसकी कल्पना बहुत अच्छी थी, लेकिन वास्तविकता बेहद पतली कठोर थी, क्योंकि उसने वास्तव में महान और प्रकृति को धता बताने वाली ताकत वाले हिजहाइनेस प्रिंस जिन निर्वाण को देख लिया था। वह बस अपनी छाती के सामने दोनों हाथ बांधे और कब्ज वाले भाव के साथ खंभे के सहारे खड़ा था। उसकी फीनिक्स आंखों ने अपनी आंखों के कोनों से उसकी ओर, प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। बस इस एक नज़र ने ही उसे डराकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी। वह चाहता था कि वह जल्दी से सब कुछ पीछे छोड़कर भाग सके। हालांकि उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और सुहानी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े। ये व्यक्ति शुवानेवान लिन है। ये व्यक्ति सुहानी है। सुहानी हल्की सी मुस्कुराए। अंततः एक उचित और स्पष्ट लड़ाई लड़ने में सक्षम होना, इस भावना के बारे में सोचकर ही उसे ताजगी महसूस हुई। सुहानी का दिल इस हद तक खुश था कि उसने ये भी नहीं देखा कि निर्वाण कुछ ही दूरी पर खड़ा उसकी रक्षा कर रहा था। वास्तव में सुहानी को ऐसा लग रहा था कि भले ही वह अपनी आंखें बंद कर ले, फिर भी वह शुवानेवान लिन के खिलाफ जीत सकती है, क्योंकि सुहानी की असली ताकत 8वीं रैंक पर थी और शुवानेवान लिन ज्यादा से ज्यादा 7वीं रैंक पर था। शुवानेवान लिन निर्वाण का दबाव देखकर शुरुआत में ही अपना सबसे भयंकर हमला बोल देता है। वह कम से कम संभव समय में लड़ाई को सुलझाना चाहता था। वह सुहानी को मारने की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर उसने सुहानी को मारा तो वह बच नहीं पाएगा। शुवानेवान लिन अग्नि हमलों का विशेषज्ञ था। अनगिनत आग के गोले, लपटों के स्तंभ और अग्नि रॉकेट सुहानी की ओर दागे गए। वे लगभग सुहानी को आग के समुद्र में डुबोने ही वाले थे। लेकिन शुवानेवान लिन जो नहीं जानता था वह यह था कि सुहानी भी अग्नि हमलों की विशेषज्ञ थी। अगर सुहानी अपनी ताकत दिखाना चाहती तो वह बस उछल सकती थी और एक हथेली के प्रहार से शुवानेवान लिन को हवा में उड़ा सकती थी। लेकिन ठीक इसी क्षण मंच के नीचे बैठे हर समूह की भावनाएं उत्तेजित हो गईं। अपनी मुट्ठियां लहराते हुए वे चिल्ला रहे थे, लड़ो लड़ो लड़ो, सुहानी पर हमला करो, उस पर हमला करो, जल्दी से उसे युद्ध के मंच से नीचे धकेल दो। सुहानी के पास युद्ध के मंच पर खड़े होने की कोई योग्यता नहीं है। दर्शकों की भीड़ के बीच विभिन्न प्रभावशाली शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। कोई नहीं जानता था कि इसे सबसे पहले किसने शुरू किया, कि क्या इस व्यक्ति के इरादे बुरे थे या नहीं। संक्षेप में उन सभी ने सुहानी पर हमला करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। सुहानी मूल रूप से शुवानेवान लिन को एक चाल में गिराना चाहती थी, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उसने अचानक अपनी योजना बदल दी। चूंकि उसकी प्रतिष्ठा पहले ही इस हद तक खराब हो चुकी थी, तो क्यों न इसे ऐसे ही खराब रहने दिया जाए। फिर वह बेरहमी से इसका फिर से मुनाफा कमाएगी, क्योंकि अगले दौर में उसके लिए शुवानेवान लिन जैसे 7वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट से टकराना असंभव था। शीर्ष 13 में सबसे खराब कमजोर प्रतियोगी भी 8वीं रैंक का था। इसलिए सुहानी को जो करना था वह यह था कि वह अपने तुरुप के पत्तों को छिपा कर रखे। वह अपनी ताकत जितनी कम उजागर करेगी, अगले दौर में उसके जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। नतीजतन सुहानी ने अपनी मूल 100% ताकत में से 70% वापस ले ली, छिपा ली। अपनी 30% ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने शुवानेवान लिन पर हमला किया, जिससे उसके शरीर पर प्रहार हुआ और वह डगमगा गया। उम्मीद नहीं थी कि तुम ये चाल छिपा रही थी, हालांकि तुम्हारा ये तुरुप का पत्ता मेरे लिए बेकार है। शुवानेवान लिन ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए अपने होठों का कोना ऊपर उठाया, इस प्रहार को झेलो। शुवानेवान लिन ने एक ही पल में अपनी सारी जादुई ताकत को विस्फोट कर दिया। एक ऐसा प्रहार जिसने साहसिक और भयंकर शक्ति के साथ हिंसक हमला किया।
उसके तीव्र हमले के तहत सुहानी कुछ हद तक घबराई हुई लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह लगातार चकमा दे रही थी और बच रही थी, जबकि शुवानयुवान लिन बार बार उसके पीछे भाग रहा था और हमला कर रहा था। निर्वाण ने सुहानी को इतने उत्साह से खेलते देखा और अपनी ठुड्डी सहलाई। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी कोमल मुस्कान खिल उठी। उसके परिवार की यह लुओ लड़की बेहद मनोरंजक थी। जहां एक तरफ वह क्रोधित महसूस कर रही थी और विरोधियों पर हावी होना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ वह जानबूझकर खुद का पीछा करने दे रही थी जब तक कि ऐसा नहीं लगने लगा कि वह अव्यवस्थित होकर इधर उधर भाग रही है। मंच के नीचे बेचैन यंग और अन्य सभी ने अपनी अपनी लड़ाइयाँ पूरी कर ली थीं। वे सब मिलकर इस लड़ाई को देखने बैठे थे जो सुहानी को अफवाहों को पलटने झूठा साबित करने का मौका देगी। हे लुओ लुओ, सुहानी क्या कर रही है? वह शुवानयुवान लिन केवल 7वीं रैंक का है। आह! लैन हुआन हंस पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों द्वारा मारे जाने के लिए दिन रात पीछा किए जाने के बाद उसे पीछा किए जाने की लत लग गई हो? बेचैन यंग ने हंसते हुए पूछा। लुओ लुओ, तुम लोगों की तरह कैसे हो सकती है? वह रणनीतिक रूप से खेल रही है, ठीक है। जी यान ने उन्हें तिरस्कारपूर्ण नज़रों से देखा। अनाय मिंग ने भी सोचा कि यह सही है, ऐसा लगता है कि उसने सच में जी यान की बातें सुनी हैं। जैसे ही अनय मिंग ने ये कहा, हर कोई शांत हो गया। काले कपड़ों में वह मिस सुहानी को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। ये बात फैल चुकी थी कि जेड लेक केली परिवार का नया युवा मास्टर ली आओचेन व्यक्तिगत रूप से सुहानी को मारना चाहता था। लुओ हाओमिंग और मो शियाओशुन भी थे। ये लोग सभी अपने परिवार की ओर से इसी मिशन के साथ आए थे। अगर वे गुजरते हुए रास्ते में सुहानी से छुटकारा पा सकते थे तो वे ऐसा करने से क्यों चूकते? सुहानी के इतने सारे लोग दुश्मन थे, अगर उसका तुरुप का पत्ता पहले ही सामने आ जाता तो उसके लिए यह अपना जीवन व्यक्तिगत रूप से दूसरे लोगों को सौंपने जैसा था। क्या लुओ लुओ का जन्म हमेशा अपनी जान बचाकर भागने की किस्मत के साथ हुआ है? यहाँ तक कि बेचैन यंग भी नहीं समझ सका, वह इतने सारे लोगों की अपने प्रति नफरत कैसे भड़का सकती है। क्या यह एक और तरह का कौशल था? ली आओचेन, लुओ हाओमिंग, मो शियाओशुन, जब तक सुहानी का सामना उनमें से किसी से भी होता है, अंजाम दुखद होगा। अनय मिंग की आंखें एक चमक के साथ टिमटिमाईं। जहां तक काले कपड़ों वाली उस मिस की बात है, उसकी ताकत निश्चित रूप से 9वीं रैंक से ऊपर है। तुमने क्या कहा? हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। काले कपड़ों वाली उस मिस की ताकत 9वीं रैंक से ऊपर थी, यहां तक कि उनसे भी अधिक खौफनाक। ये कैसे संभव था? बेचैन यंग पहला व्यक्ति था जिसने इस पर विश्वास नहीं किया। लैन हुआन को भी विश्वास नहीं हुआ। जी यान को तो और भी यकीन नहीं हुआ। मुझे अभी अभी 8वीं रैंक पर पदोन्नत किया गया है। मुझे मेरे मास्टर गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से कदम दर कदम सिखाया गया था। वह मिस कौन है? अपनी उम्र में वह 9वीं रैंक तक पहुंच सकती है। तुम लोग देखो। अनय मिंग ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां निर्वाण खड़ा था। फिर उसने उस जगह की ओर इशारा किया जहां काले कपड़ों में वह मिस बैठी थी। जहां दूसरा भाई निर्वाण खड़ा है, वह जगह काले कपड़ों वाली उस मिस से ठीक 100 मीटर की दूरी पर है। और काले कपड़ों वाली वह मिस युद्ध के मंच से ठीक 50 मीटर दूर है। एक 9वीं रैंक के विशेषज्ञ का लंबी दूरी का हमला संयोग से ठीक 50 मीटर का होता है। हाँ, अनय मिंग के लहजे में भारीपन और गंभीरता का एहसास था। दूसरा भाई निर्वाण मंच पर मौजूद शुवानयुवान लिन से बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि वह मंच के नीचे बैठी काले कपड़ों वाली उसमें से बचाव कर रहा है। उसे चिंता थी कि काले कपड़ों में वह मिस सुहानी के खिलाफ गुप्त रूप से चाल चलने का अवसर खोज लेगी। यह हर कोई स्तब्ध था। अनय मिंग वास्तव में एक सैन्य मामलों के विशेषज्ञ होने के योग्य था, बस दूरी के आधार पर वह इतनी सारी जानकारी निकाल सकता था। अगर वह 9वीं रैंक की है तो सुहानी की ताकत। जी यान ने कुछ हद तक चिंतित होकर मंच पर सुहानी को देखा, जो पीछा किए जाने से मुश्किल स्थिति में लग रही थी। लुओ लुओ, सुहानी के पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं, चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वे लोग कोई छिपी हुई चाल चलना चाहते हैं तो दूसरों की बात छोड़ो, वह बस एल्डर पूर्वजमों को छोड़ सकती है। हे। बेचैन यंग आत्मसंतुष्टि से हंसा। क्या एल्डर पूर्वजमों कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यूं ही लापरवाही से बाहर उछाला जा सकता है? जी यान ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। यदि एल्डर पूर्वजमों अचानक कहीं से प्रकट हो गए तो जिन लोगों को नहीं पता वे सोचेंगे कि एल्डर पूर्वजमों ने प्रतियोगिता के नियमों को अव्यवस्थित कर दिया है। लेकिन उन लोगों का क्या जो जानते थे? इस बार केवल ग्रैंडमास्टर रोंग यून ही नहीं आए थे, बल्कि बाकी के एल्डर पूर्वज भी वहां मौजूद थे। वे सभी खुशी खुशी एक ही छत के नीचे जमा हुए थे। जो लोग ताकत में कमज़ोर थे वे यह नहीं बता सकते थे कि एल्डर पूर्वजमों का आंतरिक कोर बदल दिया गया था, लेकिन जो लोग ग्रैंडमास्टर रोंग यून की तरह मजबूत थे वे एक ही नज़र में इसके पार देख सकते थे, सच जान सकते थे। इस तरह न केवल सुहानी के एक स्पेस मैच होने की बात उजागर होगी, बल्कि ये सेंट्रल पैलेस के मो परिवार को पूरी तरह से क्रोधित कर देगा। उस समय मामले हाथ से निकल जाएंगे। ये काम नहीं करेगा, वह काम नहीं करेगा।
मुझे मत बताओ कि लुओ लुओ को बस मरने का इंतजार करना चाहिए। बेचैन यंग चिंतित हो गया। तीसरा वरिष्ठ भाई निर्वाण वहां है, तुम इतने चिंतित क्यों हो? जी यान ने नाखुशी से कहा। जब हर कोई उत्साहपूर्वक मामलों पर चर्चा कर रहा था, तब तक लड़ाई सबसे भयंकर क्षण तक पहुंच चुकी थी। सुहानी के लड़ने का तरीका बहुत सरल था। अगर दूसरी तरफ से हमला होता तो वह चकमा देती, लेकिन इस हमले के लिए जादुई शक्ति की आवश्यकता होती थी। शुवान युवान लिंजी यान की तरह नहीं था, जिसके पास एक कीमती योगिनी थी जो उसकी जादुई शक्ति को फिर से भर सकती थी। इसलिए उसे अपनी शक्तियों को बहाल करने के लिए रुकना ही पड़ता था। फिर उस समय सुहानी अपना खुद का हमला करती। उसकी ताकत शुवान युवान लिन से बहुत अधिक थी, इसलिए उसके हमले, अगर वह चाहती कि यह शक्तिशाली हो तो यह शक्तिशाली होता, अगर वह चाहती कि यह कमज़ोर हो तो यह कमज़ोर होता। इस तरह के अचानक शक्तिशाली और फिर अचानक कमज़ोर होने से शुवान युवान लिन के लिए इसका एक पैटर्न, तरीका और इससे निपटने के तरीके का पता लगाना असंभव हो गया। मुश्किल से टिके रहने के बावजूद वह पहले ही थक हो गई थी। सुहानी ने लगभग एक गुंडे जैसे तरीके का इस्तेमाल करके बस उसे तब तक घिसा जब तक कि प्रतिद्वंद्वी अंततः घिसकर गिर नहीं गया। अंत में शुवान युवान लिन के शरीर पर जादुई शक्ति का एक धागा तक नहीं बचा था। उसके बाद सुहानी ने उसे युद्ध के मंच के किनारे तक धकेल दिया। उसने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और हल्के से प्रहार किया। उसके बाद शुवान युवान लिन को तब तक दबाया गया जब तक कि वह पूरी तरह से खाली नहीं हो गया। उसका शरीर अभी भी सीधे युद्ध के मंच से नीचे गिर पड़ा। कोई भी केवल एक तेज आवाज सुन सकता था, फिर धूल उड़ती हुई देखी जा सकती थी। इस दौर में सुहानी की जीत हुई। इस समय सहायक न्यायाधीश ने भी भौहें चढ़ाते हुए जल्दी से इसे जोर से चिल्लाया। सुहानी को हमेशा खाली जगह मिली थी, उसने कभी आमने सामने की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। वास्तव में एक सहायक न्यायाधीश के रूप में उस पर दबाव बहुत बड़ा था। वह ग्रैंडमास्टर रोंग यून की तरह नहीं था, जो बादलों में भगवान की तरह ऊंचे बैठे थे। वह एक साधारण व्यक्ति था जिस पर जनमत द्वारा हमला किया जा सकता था। इसलिए इस बार सुहानी ने सीधे और खुले तौर पर जीत हासिल की, और सहायक न्यायाधीश किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन दर्शकों के बीच से कोई भी ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं आई जैसी उसे उम्मीद थी। सुहानी वास्तव में जीत गई। उपहास, क्या तुम इसे जीत कहते हो? ये बस प्रतिद्वंद्वी को थका कर मारना है, क्या तुम नहीं जानते? किसी भी मामले में इसे भी एक जीत ही माना जाता है। आह हे, कौन जाने। तुम लोग बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हिज हाइनेस प्रिंस जिन निर्वाण ने गुप्त रूप से सुहानी को जीतने में मदद की है? अरे, तुम लोगों ने जो कहा वह सच में संभव है। आह, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई 5वीं रैंक वाला 7वीं रैंक वाले को कैसे हरा सकता है? ये साधना के नियमों का उल्लंघन है। सबसे बड़ी संभावना यही है कि हिज हाइनेस प्रिंस जिन ने गुप्त रूप से उसकी मदद की। नतीजतन इस बार जब सुहानी ने बड़ी मेहनत से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया, तो एक बार फिर उसका श्रेय इस कदर बदनाम कर दिया गया कि उसका एक कतरा भी नहीं बचा। जब सुहानी ने अपना सिर घुमाया तो उसने निर्वाण को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कान मार्च वसंत के चेरी ब्लॉसम की तरह कोमल और नशीली थी। यह इतनी खूबसूरत थी कि वह अपनी नज़रें उससे नहीं हटा सकी। इस क्षण भले ही उसका नाम प्रतिष्ठा खराब हो रहा था, फिर भी सुहानी का दिल जरा भी नाखुश नहीं था। तुम्हें फंसाने के लिए क्षमा करें। निर्वाण ने सुहानी का हाथ पकड़ा, उसकी आंखें माफ़ी से भरी थीं। यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे बारे में चिंतित हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नासमझ छोटी स्कूली लड़की हूँ। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ? इसके अलावा तुम अपनी हैसियत की परवाह किए बिना हर समय यहाँ खड़े रह सकते हो, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। सुहानी ने वहाँ मौजूद किसी और की परवाह किए बिना अपनी बाहें उसकी बाहों में डाल दीं। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखकर मीठी मुस्कान दी। सुहानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छी नहीं थी, इसलिए हमेशा निर्वाण ही उसके चारों ओर लिपटा रहता था और उसे अपने स्नेह का जवाब देने के लिए मजबूर करता था। ये पहली बार था जब सुहानी ने स्पष्ट और खुले तौर पर उसे बताया था कि उसे वास्तव में वह सारा प्रयास पसंद आया जो उसने निर्वाण ने किया था। मूर्ख लड़की। निर्वाण की पतली उंगली ने उसकी सफ़ेद जेड जैसी नाक को खींचा। दोनों लोगों के इस बेहद प्यारे रूप ने तुरंत बहुत सी महिलाओं के दिल तोड़ दिए। सुहानी अपने शरीर पर अनगिनत ईर्ष्यालु नज़रें महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। बल्कि उसने निर्वाण को और कसकर लपेट लिया। उसका अंदाज और भी अंतरंग हो गया। भीड़ में एक काली आकृति बिना हिले डुले खड़ी थी। वह सुहानी को जिस नज़र से देख रही थी, उसमें एक लाल और खूंखार उकसावा था। सुहानी, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी होगी। अब तक भी हिज हाइनेस प्रिंस जिन निर्वाण तुमसे नफरत नहीं करते हैं। काले कपड़ों में उस मिस की आवाज़ धीमी, कर्कश और दबी हुई थी, मानो किसी दरवाजे से निचुड़ी गई हो। तुम्हें अच्छे से जीना होगा, मेरी जान लेने का इंतज़ार करना। काले कपड़ों वाली मिस ठंडेपन से हंसी, फिर वह मुड़ी और भीड़ के बीच गायब हो गई।
लियाओ ने उन दोनों को इतना अंतरंग होते देखा तो कातिलाना आभा उसकी आंखों में एक धधकती हुई आग की तरह थी। उसने गुस्से में अपने सामने वाले युवक को निर्देश दिया, अगले दौर में मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा मुकाबला सुहानी से हो जाए। उस समय मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सुहानी को मारने का आदेश देती हूँ। उसके सामने नीले कपड़े पहने वह युवक बर्फ जैसा ठंडा और घमंडी लग रहा था। जब उसने लियाओ के शब्द सुने तो उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। उसकी आंखों में उपहास का स्वाद बहुत स्पष्ट था, अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो। मैं जब लियाओ ने ये वाक्य सुना तो उसे लगा कि इसे बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल है जितना कि घर की मक्खी को निगलना। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, लेकिन फिर भी उसने खुद को सहमत होने के लिए मजबूर किया, तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए। जो वादा किया गया था मैं निश्चित रूप से उसका सम्मान करूंगी, जब तक तुम उस कुतिया को मारने में मेरी मदद करते हो। ठीक है। लियाओचेन के शब्द उदासीन थे, लेकिन उनमें अवर्णनीय आत्मविश्वास की झलक थी। लियाओ ने उसे देखा, हताशा में अपने होंठ काटे और नफरत से अपना चेहरा घुमा लिया। सुहानी, लियाओ ने अपने दांत पीसते हुए इन दो शब्दों को चबाया, भले ही उसे चुपचाप इस अपमान को सहना पड़े, वह भी बदला लेगी। इस बार हालांकि अभी भी जनता के बीच टिप्पणियां थीं, हालांकि ये पहले जितना तीव्र नहीं था। सुहानी का समूह दक्षिणी पहाड़ों पर लौट आया। अगला मुकाबला शीर्ष 13 से शीर्ष 7 में प्रवेश करने का था। प्रतिद्वंद्वी अभूतपूर्व रूप से मजबूत होंगे, सुहानी बस लापरवाह नहीं हो सकती थी। ठीक जब सुहानी बंद दरवाजे के पीछे साधना करने वाली थी, शाही महल से एक फरमान आया। पता चला कि सम्राट जिंग सुहानी से मिलना चाहते थे। वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सुहानी ने उलझन में निर्वाण की ओर देखा। शायद ये तुम्हारी तारीफ करने के लिए है। निर्वाण ने बेफिक्री से एक भौं उठाए। निर्वाण के पास सम्राट जिंग के प्रति कभी भी बहुत धैर्य नहीं था। ये देखा जा सकता था कि निर्वाण मन में कितनी रंजिश रख सकता था। तारीफ? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? सुहानी ने उस तथाकथित शाही फरमान को निर्वाण की बाहों में उछाल दिया। अगर तुम्हारा बुरा आदमी पिता मुझे कोसे नहीं तो वही बहुत अच्छा माना जाएगा। तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि वह मेरी तारीफ करेंगे? बस एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो हम नहीं जाएंगे। किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि वह महत्वपूर्ण है। निर्वाण ने उसे प्यार से गले लगाया और गुजरते हुए लापरवाही से उसने फरमान को जमीन पर फेंक दिया। वह हिजड़ा जो फरमान सुनाने आया था, उसका चेहरा सूजकर बहुत लाल हो गया था। निस्संदेह वह निर्वाण द्वारा मौत की हद तक क्रोधित हो चुका था। हाँ, ये वास्तव में एक ऐसी दुनिया थी जहां मार्शल ताकत का सम्मान किया जाता था। हालांकि एक सम्राट का दर्जा अभी भी बहुत ऊंचा था। हिज हाइनेस प्रिंस जिन निर्वाण स्वर्ग के पुत्र के रूप में वास्तव में इतने अयोग्य नाफरमान थे। वह बूढ़ा हिजड़ा कुछ कहना चाहता था, लेकिन निर्वाण की आंखों के बाहरी कोनों से एक नज़र पड़ते ही वह डर के मारे तुरंत चुप हो गया। उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। जाओ, क्यों न जाएं? सुहानी ने निर्वाण को उठने के लिए खींचा। मैं तुम्हारे बूढ़े आदमी पिता की अभी की प्रतिक्रिया को लेकर उत्सुक हूं। उस समय जब निर्वाण ने प्रतियोगिता के लिए वह जगह छीनी थी, सम्राट जिंग इतने क्रोधित हुए थे कि वह लगभग उछल पड़े थे। अब उनके द्वारा चुने गए वे सभी लोग बाहर हो गए थे, जबकि वह सुहानी शीर्ष 13 सबसे मजबूत लोगों में आगे बढ़ गई थी। वह सच में जाकर देखना चाहती थी कि सम्राट जिंग के चेहरे पर अभी कैसा भाव है। ड्रैगन स्केल्ड हॉर्स की गति हमेशा तेज रही थी। अपने खुरों की क्लॉटर क्लॉटर आवाज के साथ दौड़ते हुए कुछ ही समय बाद वे शाही महल पहुंच गए। शाही अध्ययन कक्ष की मरम्मत अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सम्राट जिंग को अभी भी महल के मुख्य हॉल में सरकारी मामलों को संभालने की अजीब स्थिति को सहना पड़ रहा था। जब निर्वाण और सुहानी अंदर आए तो उन्होंने हमेशा की तरह एक दिखावा किया। सम्राट जिंग ने अपनी लिखने वाली तूलिका नीचे रख दी, उनकी आंखें हल्की सी उठीं। जब उन्होंने निर्वाण को देखा तो उन्होंने एक ठंडी हम्फ की। उन्होंने केवल सुहानी को ही अकेले बुलाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उस समय निर्वाण सख्त हो जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत निर्वाण सच में उसके साथ आ गया था। सम्राट जिंग के बोलने का इंतजार किए बिना निर्वाण ने सुहानी को बैठने के लिए खींचा। उसने स्वादिष्ट भोजन और पेय परोसे जाने का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से चाय बनाकर उसे दी। उसने बहुत खुशी खुशी उसकी पूरी तरह से और बहुत अधिक सेवा की, ये दिखाते हुए कि जिसे कहा जाता है आसमान बड़ा है, धरती बड़ी है, लेकिन पत्नी सबसे बड़ी है। सम्राट जिंग ये देखकर अपने दिल में दर्द महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि यह सच में बहुत अपमानजनक था। उनका बेटा न केवल उसकी कुलीन पहचान थी, बस उसकी ताकत के आधार पर वह 10वीं रैंक पर था। 10वीं रैंक, लेकिन वह जो 10वीं रैंक पर था अपनी कुलीन और सम्मानित पहचान को छोड़कर सुहानी की सेवा कर रहा था। उसके लिए संतरे छीलना, अंगूर छीलना, केले छीलना और इसे खुद करना। फिर उसके कार्यों को देखकर यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह इसे पहली बार कर रहा हो।
सम्राट जिंग ने बड़ी मुश्किल से निर्वाण को एक तरफ उछालने की अपनी इच्छा को रोका। काले चेहरे के साथ वे आगे बढ़े। सुहानी ने अपनी आंखें उठाईं और उदासीनता से सम्राट जिंग का अभिवादन किया, अंकल नानगोंग। सम्राट जिंग ने एक ठंडी हम्फ की। पहले ही 2 बार नुकसान हार का सामना करने के बाद सम्राट जिंग भी जानते थे, अगर उन्होंने सुहानी को नाखुश किया तो निर्वाण निश्चित रूप से उन्हें बेहद अप्रिय महसूस कराएगा। नतीजतन सम्राट जिंग ने अपने दिल की उदासी को रोका और सुहानी से एक सख्त चेहरे का उपयोग करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने शीर्ष 13 सबसे मजबूत लोगों में प्रवेश कर लिया है। सुहानी के कुछ बोलने से पहले निर्वाण ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा, क्या आप व्यक्तिगत रूप से इसे देखने नहीं गए थे? मुझे मत बताइए कि आप इसका जवाब भी नहीं जानते। तुम इस अयोग्य नाफरमान बेटे, चुप रहो। सम्राट जिंग ने ठंडे स्वर में उपहास किया। उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो उनके मंच अधिकार को इस तरह से गिरा दे, और संयोग से यह नाफरमान बेटा वही था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था। वे सच में उसे हरा नहीं सकते थे, उसे कोसने में जीत नहीं सकते थे, उसे मना नहीं सकते थे, वे केवल गुस्सा ही हो सकते थे। निर्वाण के होठों का कोना फड़का, वह बेफिक्री से आरामदायक कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी घनी भौहें हल्की सी ऊपर उठ गईं। अगर आपके पास कुछ मामले हैं तो जल्दी बताइए। उसके परिवार की कीमती लुओ को साधना करने के लिए जल्दी लौटना था। सम्राट जिंग ने निर्वाण पर तिरछी नजर डाली, हल्के से खांसा और सुहानी से गंभीरता से कहा, मैं सम्राट जानता हूं कि तुमने शीर्ष 13 सबसे मजबूत लोगों में प्रवेश कर लिया है। पूरे पश्चिमी जिन देश में केवल तुम और दूसरे बच्चे निर्वाण ने ही इस समूह में प्रवेश किया है। ये बात मान्यता दिए जाने योग्य है। ठीक है, सुहानी ने गंभीरता से सुनने की मुद्रा बना ली। तो अंत में सम्राट जिंग क्या कहना चाहते थे? सम्राट जिंग ने 2 बार हम्फ किया। हालांकि तुम्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि पहले 3 दौर में तुमने आगे बढ़ने के लिए बेईमानी का सहारा लिया था। सुहानी की आकृति डगमगाई। उसने सम्राट जिंग को एक मूर्ख को देखने वाली नजर से देखा। 1000 बार घुमाया, गोल गोल घुमाकर बात करना। सम्राट जिंग ने आखिरकार एक अच्छी बकवास थूक ही दी। वह क्या करने की सोच रहे थे? क्या उन्हें अभी भी इस बात का मलाल था कि निर्वाण उनसे काफी नफरत नहीं करता था? उन्होंने अभी जो ये शब्द कहे थे, सच में सुहानी को किसी को पीटने का मन कर रहा था। सम्राट जिंग ने देखा कि सुहानी उसे मूर्खों की तरह देख रही है और सोचा कि वह नाटक कर रही है, इसलिए उसने कहा, इस अंतिम दौर में तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है और तुमने एक अच्छी पर्ची निकाली है। भले ही ऐसा हो, तुम्हारी लड़ाइयाँ बेहद कठिन होंगी। हम तो सुहानी की मुस्कान मीठी और चकाचौंध करने वाली थी। मैं सम्राट यह अत्यधिक उम्मीद नहीं रखता कि तुम शीर्ष 7 सबसे मजबूत लोगों में प्रवेश करोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए शीर्ष 7 में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा तुम इसके कारण अपनी जान भी गंवा सकती हो। तुम ही बताओ, क्या मैं सही हूं या नहीं? सम्राट जिंग का चेहरा मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं वाले भाव से भरा हुआ था। सम्राट जिंग ने वास्तव में उससे पूछा कि वह सही था या नहीं। सुहानी को अचानक हंसी आ गई। ये बस बहुत मज़ेदार था, ठीक है। उसका लक्ष्य दूसरा स्थान प्राप्त करना था। अगर वह वहां तक नहीं पहुंची तो इस जीवन में वह निर्वाण से शादी नहीं कर पाएगी। तो क्या? सुहानी के मुंह का कोना एक धूर्त मुस्कान में मुड़ गया। तो आप क्या करना चाहते हैं? अब सुहानी उसे अंकल नानगोंग कहने में भी आलस कर रही थी। सम्राट जिंग ने थूक घूंटा और बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला, लेकिन फिर से बोलने से पहले उन्होंने आदतन निर्वाण पर एक नज़र डाली। निर्वाण ने अपनी भौहें ऊंची की और एक धूर्त मुस्कान के साथ सम्राट जिंग को देखा। उसकी नज़र व्यंग्यात्मक और मजाक उड़ाने वाली थी। इससे सम्राट जिंग को अवचेतन रूप से कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ, लेकिन सब कुछ पूर्वी लिंग साम्राज्य के भविष्य के लिए था। सम्राट जिंग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उनकी उदास और ठंडी आंखों ने सुहानी को घूरा और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम अभी भी खुद को पूर्वी लिंग का नागरिक मानती हो तो शीर्ष 13 में अपना स्थान त्याग दो। अपना स्थान त्याग दून। ऐसा लगा जैसे सुहानी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो और उसने अविश्वास में सम्राट जिंग को देखा। वह इतने अधिकार और विश्वास के साथ उससे अपनी जगह छोड़ने का अनुरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या वह भूल गया था कि उसके मास्टर गुरु ग्रैंड मास्टर रोंग युन थे? क्या वह भूल गया था कि उसके मास्टर इतने सुरक्षात्मक थे कि वे अनुचित होने की हद तक जा सकते थे? सुहानी ने एक लंबी आह भरी। मैं इसे नहीं संभाल सकती, तुम इसे करो। चाहे जो हो, ये व्यक्ति अभी भी निर्वाण का जैविक पिता था, इसलिए इस तरह के मामले को संभालना उसके लिए मुश्किल था। उसके लिए इसे संभालने के लिए निर्वाण को सौंपना अधिक उपयुक्त था। निर्वाण के चेहरे पर एक राक्षसी और आकर्षक मुस्कान आ गई। स्याही जैसी गहरी काली आंखों की उसकी जोड़ी ने सम्राट जिंग को टकटकी लगाकर देखा। उसे इस तरह घूरते देखकर सम्राट जिंग का दिल डर गया। क्या इस दौर की प्रतियोगिता में स्थान बदले जा सकते हैं? निर्वाण ने एक भौं उठाए और मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ।
कर सकते हैं जब तक सुमनो को चुनौती दी जाती है और अगर सुहानी हार जाती है। बेशक चुनौती दिए जाने वाले व्यक्ति को सहमत होना चाहिए, अन्यथा। सम्राट जिंग को एहसास हुआ कि वह थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। आप लुओ लड़की सुहानी को अपनी जगह किसके लिए छोड़ने को कह रहे हैं? इस क्षण निर्वाण बहुत ही शांत और लापरवाह लग रहा था। उसकी हरकतों से लेकर बोलने के लहजे तक उसके गुस्से का कोई नामोनिशान नहीं देखा जा सकता था। सम्राट जिंग को अभी निर्वाण के मूड का पक्का अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, अंदर आओ। फिर एक लंबा, तगड़ा और मजबूत पुरुष निर्वाण और सम्राट के सामने आकर खड़ा हो गया। नानगोंग शुन निर्वाण की भौं थोड़ी सी उठी और उसने सम्राट जिंग पर तिरछी नजर डाली। ये वह है। सभी मुख्य शिष्यों में नानगोंग शुन के पास सबसे मजबूत क्षमता है, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर रोंग युन ने भी यह कहा है। सम्राट जिंग ने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। पहले दौर में ही उसका मुकाबला लुओ हाओमिंग से हो गया, इसलिए उसने शीर्ष 100 में भी प्रवेश नहीं किया। ग्रैंड मास्टर रोंग युन, आपको अभी भी याद है कि लुओ की मास्टर कौन है? निर्वाण की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। सम्राट जिंग का दिल कुछ हद तक डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बाहर से शांत रहने का नाटक किया। हाँ, मुझे याद है। निर्वाण की आंखें एक ही पल में ठंडी हो गईं। वह खड़ा हो गया और सम्राट जिंग को नीचे देखने के लिए उनके ऊपर हावी हो गया। आप जानते हैं कि लुओ के मास्टर ग्रैंड मास्टर रोंग युन हैं। आप ये भी जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर रोंग युन मुख्य न्यायाधीश हैं। अब एक पागलपन के क्षण में आप वास्तव में चाहते हैं कि सुहानी पीछे हट जाए और अपनी जगह उसे दे दे। निर्वाण को लगा कि सम्राट जिंग एक सुअर की तरह मूर्ख थे। नहीं, ये तो सुअरों का भी अपमान था। पागल, तुम्हारी वास्तव में अपने पिता को पागल कहने की हिम्मत कैसे हुई? सम्राट जिंग ने गुस्से में दहाड़ मारी और एक थप्पड़ मेज पीटने की आवाज के साथ वे खड़े हो गए। आपको पागल कहना तो बहुत हल्का माना जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर रोंग युन कितने सुरक्षात्मक हैं? क्या आप जानते हैं कि यदि आपने सुहानी की प्रतियोगिता की योग्यता को किसी और के साथ बदल दिया, तो आप, पूरा नानगोन परिवार, शायद पूरा पूर्वी लिंग साम्राज्य भी ग्रैंड मास्टर रोंग युन द्वारा निश्चित रूप से तब तक नष्ट कर दिया जाएगा जब तक कि यह धुएं के गुबार में गायब न हो जाए। क्या आप समझते हैं या नहीं? निर्वाण बस सम्राट जिंग को खिड़की से बाहर फेंकना चाहता था। आपको इस हद तक मूर्ख सम्राट कहाँ मिलेगा? यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? निर्वाण के ये शब्द सुनने के बाद सम्राट जिंग को अचानक कुछ डर महसूस हुआ। ये बिल्कुल इतना ही गंभीर है, इसके अलावा यह इन परिणामों से भी अधिक गंभीर हो सकता है। निर्वाण ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो आप परिणामों की जिम्मेदारी खुद लेंगे। उसके बाद निर्वाण ने सुहानी को खींचा, मुड़ा और चला गया। निर्वाण, तुम इस नाफरमान बेटे, तुम्हें इसका फल प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। सम्राट जिंग ने गुस्से में हाँफते हुए निर्वाण पर चिल्लाया। इस जीवन काल में उन्हें कभी किसी ने इस तरह से धमकी नहीं दी थी। आप चाहते हैं कि वह प्रतियोगिता में भाग ले, है ना? निर्वाण ने अपना सिर पीछे घुमाया। उसके चेहरे पर एक शैतान जैसी मुस्कान खिल उठी। पता नहीं वह कैसे हिला, कोई केवल एक सफ़ेद रोशनी को चमकते हुए देख सकता था। नानगोंग शुन को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों और उसने दर्द की एक भयानक चीख निकाली। इस क्षण उसके सिर पर ठंडा पसीना मूसलाधार बारिश की तरह लुढ़क रहा था। नानगोंग शुन। सम्राट जिंग ने नानगोंग शुन की दयनीय स्थिति को देखा और उनका दिल उछल गया। अगर अगली बार आपने अभी भी इस तरह के असभ्य अनुरोध को सामने रखने की हिम्मत की। नानगोंग जिंग, मत भूलिए, आपका नानगोंग ज्यू नाम का एक और बेटा भी है। अपनी धमकी पूरी करने के बाद निर्वाण ने सुहानी का हाथ पकड़ा, मुड़ा और मुख्य हॉल से बाहर निकल गया। इसका अर्थ यह था कि यदि सम्राट जिंग ने फिर से लापरवाही से खिलवाड़ करने की हिम्मत की, तो निर्वाण निश्चित रूप से नानगोंग ज्यू के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। इस धमकी को बहुत गंभीर कहा जा सकता है। सम्राट जिंग का पूरा शरीर मानो बिजली की चपेट में आ गया हो। वह एक मूर्ति की तरह वहां बिना हिले डुले खड़े रहे। निर्वाण सुहानी को महल से बाहर ले आया। सुहानी ने निर्वाण के गुस्से से उबलते हुए चेहरे को देखा और उसे धीरे से सांत्वना दी। यहाँ तक कि मुझे भी गुस्सा नहीं आया। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे उस सम्राट पिता को नहीं समझती। उनके ऐसा कुछ करने में अजीब ही क्या है? निर्वाण का चेहरा तनावपूर्ण था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सुहानी केवल उसे सांत्वना देती रह सकी। चाहे जो भी हो, उन्होंने केवल इसके बारे में सोचा था और कुछ नहीं। जो बात हो ही नहीं सकती, उस पर तुम्हें सच में गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं नाराज नहीं हूं। निर्वाण के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति बादलों की तरह हल्की और हवा की तरह कोमल थी। तो अभी तुम फिर भी। उसका दिखावा असली लग रहा था। उसने उसे, सुहानी को भी बेवकूफ़ बना दिया था। निर्वाण ने आह भरी। अगर मैं मामले को अधिक गंभीर बनाकर नहीं दिखाता तो पता नहीं वह सम्राट क्या करते।
सम्राट जिंग के दिल में सुहानी निर्वाण के साथ रहने लायक नहीं थी। इसलिए यदि सुहानी निर्वाण से शादी करना चाहती थी तो उससे किसी भी बलिदान की उम्मीद की जाती थी। इसलिए वह ऐसा कुछ करेंगे ये जानते हुए भी कि ग्रैंड मास्टर रोंग यून मुख्य न्यायाधीश थे। मुझे डर है कि सम्राट जिंग इन दिनों सो नहीं पाएंगे। सुहानी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। निर्वाण का आखिरी वाक्य धमकी से भरा था। सम्राट जिंग को डराने के लिए ये काफ़ी से ज्यादा था। मुझे भी यही उम्मीद है। लेकिन निर्वाण ने सम्राट जिंग के लिए कोई उम्मीद नहीं रखी थी। दोनों बातें करते और हंसते रहे, किसी ने भी अभी की बात को दिल पर नहीं लिया। बहुत जल्द ड्रैगन स्केल्ड हॉर्स दक्षिणी पहाड़ों पर लौट आया। इस दिन के बाद सुहानी एकाग्रचित होकर बंद कमरे की साधना में लग गई। सुहानी के लिए सम्राट जिंग के शब्द पूरी तरह से बेकार नहीं थे। कम से कम इसने सुहानी के जीतने के दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया था। सुहानी चाहती थी कि सम्राट जिंग अपनी आंखें पूरी तरह से खोलें और साफ साफ देखें। वह न केवल 7वें स्थान में प्रवेश करने में सक्षम थी, बल्कि वह सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर सकती थी। गुप्त कमरे के अंदर सुहानी अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करके पालथी मारकर बैठी थी। साधना की एक अवधि के बाद उसका अग्नितत्व का हमला पहले ही अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। इससे पहले ग्रैंड मास्टर रोंग यून ने व्यक्तिगत रूप से सुहानी को नामक एक किताब दी थी। जब सुहानी को ये किताब मिली तो उसे लगा कि उसके मास्टर की साधना इतनी उच्च थी कि उसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि केवल वह जानती थी कि उसके अग्नितत्व की साधना एक अड़चन तक पहुंच गई है। इसलिए उसे पदोन्नत होने के लिए सफलता की आवश्यकता थी। उसने यह बात अपने मास्टर को नहीं बताई थी, लेकिन उसके मास्टर पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्होंने इतना विचारशील होकर उसे किताब भी भेज दी। एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट गुप्त किताब थी। यह उन गुप्त किताबों से भी बेहतर थी जो उसे 9 डिफरेंट पैलेस हॉल्स से मिली थीं। दुनिया में इस किताब का एक बाजार था, लेकिन ये बस अमूल्य थी क्योंकि इस तरह की उच्च स्तरीय गुप्त मार्शल आर्ट किताबें निश्चित रूप से दुनिया के छिपे हुए शक्तिशाली परिवारों की पकड़ में रखी जाती थीं। अपने हाथ में को देखकर सुहानी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक मास्टर होने का एहसास सच में बहुत अच्छा था। बाकी सब कुछ त्यागने भूलने के बाद सुहानी ने पहला पन्ना खोला। विस्फोटक ज्वाला तकनीक की पहली चाल एक मार्शल आर्ट पैटर्न थी जो अग्नितत्व को एक ज्वलंत तेंदुए में बदल देती थी। एक नज़र में ही सुहानी का चेहरा कड़वा हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। जादुई शक्ति एक भ्रमित करने वाला अग्नितत्व थी, इसे जोड़ना और भी कठिन था। आमतौर पर वह अधिक से अधिक एक आग का गोला, ज्वाला का स्तंभ, आग की चट्टानें और ऐसे हथियारों के हमले को संघनित कर सकती थी। लेकिन अब की इस किताब को स्पष्ट रूप से जादुई शक्ति को एक ज्वलंत तेंदुए में बदलने की आवश्यकता थी। इस प्रकार की कठिन सीमा पहले से ही सुहानी की वर्तमान ताकत से परे थी। हालांकि काले कपड़ों वाली वह आकृति सुहानी की आंखों में आ गई। अनाय मिंग ने जो कहा था उसके अनुसार उस व्यक्ति के पास पहले से ही 9वीं रैंक की ताकत थी। सबसे पहली बात, इस बात का जिक्र भी न करें कि वह इतनी तेजी से ऊपर कैसे छलांग लगाएगी। वह 9वीं रैंक सच थी और जरा भी झूठी नहीं थी। 9वीं रैंक बनाम 8वीं रैंक, सुहानी की सफलता की संभावना एक उंगली के नाखून से भी छोटी थी। नहीं, मैं निश्चित रूप से उससे नहीं हार सकती। सुहानी ने अपनी बगल की मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसकी आंखों में एक अटूट दृढ़ संकल्प चमक रहा था। दूसरों के लिए ये केवल 10 दिन का समय था, लेकिन सुहानी के लिए ये वैसा नहीं था। उसके पास एक ऐसा स्पेस आयाम था जो समय को 10 गुना धीमा कर देता था, इसलिए उसके पास पूरे 100 दिन थे। इन 100 दिनों में सुहानी ने न खाया और न ही पिया। वह पूरी तरह से की साधना में डूबी रही। विस्फोटक ज्वाला तकनीक को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण, एक ज्वलंत तेंदुए को संघनित करना। दूसरा चरण, संघनित किए गए ज्वलंत तेंदुए में एक मजबूत हमलावर विशेषता होनी चाहिए। तीसरा चरण, मजबूत हमलावर विशेषताओं वाले कम से कम 2 ज्वलंत तेंदुओं को संघनित करना। ये 3 चरण लिखे हुए शब्द बहुत सरल लग रहे थे, लेकिन इसे कारगर बनाना बेहद मुश्किल था। 30 दिनों की साधना के बाद सुहानी ने अंततः एक पूर्ण ज्वलंत तेंदुए को संघनित कर लिया। ये ज्वलंत तेंदुआ ऐसा लग रहा था मानो इसका पूरा शरीर एक धधकती हुई भयंकर आग हो, जो देखने में खूंखार और क्रूर लग रहा था। लेकिन वास्तव में ये वहां लकड़ी के एक लट्ठे की तरह फंसा हुआ था, मूर्खों की तरह वहां खड़ा था। उसमें न तो कोई आत्मा थी और न ही जीवन शक्ति की कोई सांस। हालांकि सुहानी निराश नहीं हुई। किसी भी मामले में उसने गुप्त तकनीक के पहले चरण की साधना पूरी कर ली थी। जहां तक दूसरे चरण की बात है, वह इस ज्वलंत तेंदुए में आत्मा कैसे डाले, इस बात ने सुहानी को पूरी तरह से चकरा दिया। 30 दिन बीत चुके थे और सुहानी को अभी भी दूसरे चरण से गुजरने का रास्ता नहीं मिला था। और अगले 30 दिन भी बीत गए। ये ज्वलंत तेंदुआ अभी भी मूर्खों की तरह वहां खड़ा था, सुहानी को देख रहा था। पानी और आग असंगत थे, आग और बर्फ भी स्वाभाविक रूप से विपरीत थे। सुहानी जानती थी कि काले कपड़े पहने वह व्यक्ति लियाओ याओ, एक बर्फ तत्व जादूगर,
था, इसलिए वह लगातार अपने अग्नि तत्व की साधना करेगी। वह इसका उपयोग उस पर हमला करने की तैयारी के लिए कर रही थी। आखिरी 10 दिन, आत्मा शक्ति के रूप में आत्मा। सुहानी ने इसके बारे में तब तक सोचा जब तक कि उसका सिर फटने वाला नहीं हो गया। ठीक इसी समय नन्हे पत्थर का घमंडी स्वर बिना किसी जल्दबाजी के उस तक पहुंचा, तुम्हारी मानसिक शक्ति में बहुत कमी है। क्या यही कारण है? सुहानी ने ईमानदारी से पूछा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वह दूसरे चरण की साधना नहीं कर सकी? नन्हे पत्थर का मुंह निर्णायक रूप से मोड़ा, तुम्हें अभी जो करना चाहिए वह है अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना। दूसरों के संबंध में उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना बहुत कठिन है। हालांकि सुहानी के लिए एक शॉर्टकट था जिस पर वह चल सकती थी। कैसे? तुम्हारे लिए। नन्हे पत्थर ने एक चमकदार और उज्ज्वल चीज उछाली। यह क्या है? सुहानी ने इसे उत्सुकता से स्वीकार किया। आध्यात्मिक शक्ति, नन्हे पत्थर ने झुंझलाहट में कहा। आध्यात्मिक शक्ति? सुहानी ने नन्हे पत्थर को अविश्वास से देखा। उसे यह आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से मिली? चूंकि मैंने इसे तुम्हें दिया है तो बस इसे स्वीकार कर लो। नन्हे पत्थर ने साधना करने के लिए बिना किसी जल्दबाजी के अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। पिछली बार से जब उसने अपनी ताकत का अत्यधिक उपयोग किया था, तब से अब तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहाल नहीं हुई थी। सुहानी ने उस क्रिस्टल बॉल को देखा और उसे लगा कि यह बहुत जानी पहचानी लग रही है। बहुत जल्दी उसे याद आ गया। क्या ये वही क्रिस्टल बॉल नहीं थी जिसका इस्तेमाल एल्डर पूर्वज मो ने उत्तरी मो के सैनिकों को खत्म करने के बाद 10 लाख आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए किया था? उस समय ये क्रिस्टल बॉल काले धागों से भरी थी और वे पतले काले धागे ही तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति थे। अब ये स्पष्ट था कि आधे से अधिक काले धागे जा चुके थे और शेष आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में बहुत कम थी। हालांकि यह अभी भी कुछ नहीं से बेहतर है, ऐसा कहकर सुहानी ने खुद को सांत्वना दी। नन्हे पत्थर द्वारा सुहानी को क्रिस्टल बॉल उछालने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना के शून्य मोड में प्रवेश किया और सुहानी को पूरी तरह से किनारे कर दिया। सुहानी ने उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ रखा था और कुछ हद तक हक्की बक्की थी। आखिर वह इस क्रिस्टल बॉल का उपयोग कैसे करे? वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि इसे कैसे संचालित करना है। ठीक जब सुहानी को नहीं पता था कि क्या करना सबसे अच्छा होगा, क्रिस्टल बॉल से एक हल्की ठंडी हवा आई और सुहानी की कलाई पर रेंगने लगी। इसके तुरंत बाद ये सुहानी के चारों अंगों और सैकड़ों हड्डियों की ओर फैल गई। बहुत ठंड है। सुहानी अवचेतन रूप से कांप उठी। यह आध्यात्मिक शक्ति सुहानी के शरीर के अंदर तेजी से रेंगने वाले पानी के सांप की तरह थी। ठीक जब सुहानी इसे पकड़ने वाली थी, अचानक सुहानी को अपने ज्ञान के समुद्र में एक हल्का आध्यात्मिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। अंत में आध्यात्मिक शक्ति की इस पट्टी एम को नहीं पता था कि क्या उसने कोई पुकार सुनी है। एक दिशा का अनुसरण करते हुए ये सुहानी के ज्ञान के समुद्र की ओर रेंगने लगी। अंततः ये सुहानी के ज्ञान के समुद्र में आज्ञाकारी रूप से पालथी मारकर एक गेंद की तरह सिकुड़कर बैठ गई। सुहानी को जो नहीं पता था वह ये था कि आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। हालांकि सबसे कठिन हिस्सा इस आध्यात्मिक शक्ति को अपने ज्ञान के समुद्र में खींचना था। लेकिन चूंकि सुहानी के पास अपना स्पेस आयाम था, इसलिए इन आध्यात्मिक शक्तियों को विशेष रूप से उसकी ओर खींचने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हुए आज्ञाकारी रूप से सुहानी के ज्ञान के समुद्र में रेंग जाती थीं। कई अन्य साधकों की तुलना में सुहानी को बस आसमान तक का आशीर्वाद प्राप्त था। वह बेहद भाग्यशाली थी। मूल रूप से शुरू करने के लिए क्रिस्टल बॉल के अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय इसका आधा हिस्सा एल्डर पूर्वजों द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। उसके बाद बचे हुए का आधा हिस्सा नन्हे पत्थर द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। पिछले कई दिनों में सुहानी ने अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के अधिक से अधिक बढ़ने और उसकी मानसिक शक्ति के मजबूत से मजबूत होने के साथ सुहानी ने वास्तव में पाया कि उसकी अंतरिक्ष की शून्यता का भी विस्तार हुआ है। मूल 5 वर्ग मीटर से ये 10 वर्ग मीटर तक फैल गया था। ये बस एक आकस्मिक सुखद साइड इफेक्ट था। आधिकारिक प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सुहानी की मानसिक शक्ति अंततः एक महत्वपूर्ण बिंदु को पार कर गई। उसने ज्वलंत तेंदुए को अपनी आध्यात्मिक शक्ति दे दी। दहाड़ आग की लपटों से बदले हुए उस ज्वलंत तेंदुए ने आसमान की ओर देखा और दहाड़ मारी। उसका वह प्रभावशाली अंदाज ऐसा लग रहा था मानो उसमें स्वर्ग और पृथ्वी की डराने वाली शक्ति हो जो किसी भी इंसान का दिल दहला दे। अंततः सफल हुई। सुहानी की आंखों में खुशी की एक मुस्कान कौंधी। जब सुहानी ने दरवाज़ा धकेलकर खोला और बाहर निकली तो उसने पाया कि निर्वाण को छोड़कर वे सभी लोग मुख्य हॉल में जमा थे। सुहानी की उपस्थिति को सबसे पहले बेचैन यंग ने देखा और उसने एक भेड़िए के अंदाज में सीटी बजाई। लैन हुआन सुहानी को देखकर होश में आया और उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें खाली कर लीं। भाभी, इन 10 दिनों के भीतर आप कैसे बदल गई हैं? बदल गई?
सुहानी की आंखों में उलझन की एक झलक कौंधी। हम लैन हुआन ने जो कहा वह सही है, लुओ लुओ। सुहानी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा कोई हिस्सा पहले जैसा नहीं दिखता। जी यान ने कई कदम आगे बढ़ाए, सुहानी के चारों ओर कई चक्कर लगाए और बहुत ध्यान से उसका मुआयना किया। लेकिन अंत में उसने बस अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह केवल एक धारणा थी, एक अवचेतन भावना, उस प्रकार की जिसे वर्णित या समझा नहीं जा सकता था। वह अधिक शुद्ध और उज्ज्वल लगती है, जो लोगों को एक ताजगी भरा एहसास दे रही है। बेचैन यंग ने अपने विचार व्यक्त किए। सुहानी बस बकवास करने के लिए उसका मजाक उड़ाने ही वाली थी, लेकिन जियान ने बेचैन यंग की बात को जारी रखा। इस बार छोटी परछाई बेचैन यंग ने गलत नहीं कहा। लुओ लुओ, अभी कि तुम वास्तव में लोगों को एक तरह का शुद्ध और पवित्र एहसास दे रही हो, बिल्कुल नीचे उतरी किसी देवी की तरह। तो ये केवल मैं ही नहीं था। लैन हुआन कुर्सी के पिछले हिस्से के सहारे आगे झुका, उसकी चमकीली तारों जैसी आंखें चमक रही थीं। लेकिन क्यों? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुमने किसी तकनीक की साधना की है? बेचैन यंग ने भी लैन हुआन की मुद्रा की नकल की और एक कुर्सी पकड़ी, पीछे की ओर बैठा और कुर्सी के पिछले हिस्से पर झुक गया। उसकी साफ और चमकीली ठुड्डी कुर्सी के पिछले हिस्से पर रखी हुई थी। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं जब वे सुहानी को देख रही थीं। सुहानी को अचानक अपने ऊपर दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। क्या विस्फोटक ज्वाला तकनीक गिनी जाएगी? सुहानी ने वह विस्फोटक ज्वाला तकनीक की किताब निकाली जो उसके मास्टर ने उसे दी थी ताकि सब लोग देख सकें। हर कोई ऐसे बकबक कर रहा था मानो कुछ रहस्यमय हुआ हो, लेकिन ऐसा कैसे था कि वह खुद महसूस नहीं कर पा रही थी कि वह अचानक और अधिक शुद्ध और पवित्र हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि विस्फोटक ज्वाला तकनीक में भी यह क्षमता हो? विस्फोटक ज्वाला तकनीक, यह अच्छी चीज़ है। बेचैन यंग ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल सही। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे केवल 9वीं रैंक वाला व्यक्ति ही सीख सकता है? भाभी, क्या आप 8वीं रैंक पर नहीं हैं? तुमने क्या कहा? केवल 9वीं रैंक वाला ही इसे सीख सकता है? सुहानी ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मास्टर ने उसे ऐसा नहीं बताया था। वास्तव में 9वीं रैंक? ये निश्चित रूप से गलत नहीं है। बेचैन यंग ने इस पर अपनी जान की कसम खाने की हिम्मत की। उस समय दादाजी ने वास्तव में उसे ऐसा ही समझाया था। सुहानी मास्टर ने वास्तव में उसे विस्फोटक ज्वाला तकनीक दे दी थी जिसे केवल 9वीं रैंक वाला ही सीख सकता था। सुहानी पूरी तरह से निशब्द थी। ये बस एक ऐसा काम था जिसे पूरा नहीं किया जा सकता था। अगर नन्हे पत्थर ने अंत में उसे आध्यात्मिक शक्ति वाली क्रिस्टल बॉल नहीं दी होती तो वह बस सफलता हासिल नहीं कर पाती। पता नहीं निर्वाण कब आया। सुहानी के सुस्त रूप को देखकर उसने चलते चलते उसका सिर रगड़ दिया। तुम मेरा हेयर स्टाइल खराब कर रहे हो। सुहानी ने जल्दी से उसका हाथ हटाया। तुम किस ख्याली पुलाव में डूबी हो? निर्वाण ने सुहानी को खींचा और बैठने के लिए एक पीली शीशम की कुर्सी की ओर चला गया। उसने स्वाभाविक रूप से सुहानी को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसे अपने पैर पर बैठा लिया। पता नहीं इस बार मैं किसकी पर्ची निकालूंगी। सुहानी की आंखों में चिंता की एक झलक कौंधी। बचे हुए लोगों में अधिकांश भाग के लिए उनकी ताकत शक्तिशाली थी। सबसे कमज़ोर भी 8वीं रैंक पर था, इसलिए वास्तविक ताकत के आधार पर सुहानी भी सबसे नीचे थी। बचे हुए लोगों में सुहानी, निर्वाण, इन चारों भाइयों और जियान ने पहले ही 6 स्थान ले लिए थे। बाकी लोगों में लोयू पैलेस हॉल का लुओ हाओमिंग अनाय परिवार, एम का अनायशिन सेंट्रल पैलेस का मोशियाओशुन, जेड लेक केली परिवार का ली आओचेन और इसके अलावा काले कपड़े पहने वह महिला थी। ये पहले ही 5 हो गए थे। बचे हुए 2 लोगों के बारे में सुहानी को कोई अंदाज़ा नहीं था। जब सुहानी ने व्यक्त किया कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था तो निर्वाण की आंखें थोड़ी हिलीं, लेकिन वह अभी भी पहाड़ की तरह स्थिर बैठा रहा। बेचैन यंग के मुंह का कोना थोड़ा फड़का। उसने व्यक्तिगत रूप से जानकारी की एक किताब निकाली, एक पन्ना पलटा और फिर उसे सुहानी को सौंप दिया। तुम इसे देखो। डोंग फांग हुआन। सुहानी ने साधारण नैन नक्श वाले एक चेहरे को देखा और धीमी आवाज में कहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई भी आए हैं। जियान अचानक खड़ी हो गई। तुम्हारे परिवार के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई? सुहानी ने अपनी आंखें झपकाईं, फिर से झपकाईं। अगर उसे गलत याद नहीं था तो पुर्गेटरी सिटी में निर्वाण नंबर 3 पर था, ली याओ याओ का समर्थक सीटुमिंग नंबर 2 पर था। उनके ऊपर एक वरिष्ठ भाई था जिसकी ताकत प्रकृति को धता बताने वाली थी। जिस वरिष्ठ भाई की बात जियान कर रही थी वह ये नहीं हो सकता। सुहानी की आंखों का कोना फड़का। इस समय जियान पहले ही लंबे डग भरते हुए सुहानी के सामने आ चुकी थी और उसने जानकारी की वह किताब उठा ली थी। उसे ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं थी, बस मोटे तौर पर उस पर एक नज़र डाली। जियान का चेहरा एक ही पल में सफ़ेद पड़ गया, उसकी आकृति एक साथ अकड़ गई। सुहानी ने उसे इस तरह देखकर उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, यह इतना गंभीर तो नहीं हो सकता है ना? जियान का छोटा हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, मानो उसमें कोई गर्माहट ही न हो। जियान की आंखें एक जटिल भाव के साथ नीचे झुकी हुई थीं जब उसने सुहानी को देखा।
अब तुम्हें जिस व्यक्ति के बारे में चिंतित होना चाहिए वह तुम खुद हो, न कि मैं। इसका मुझसे क्या लेना देना है? सुहानी का चेहरा शंकाओं और उलझनों से भरा था। वह इस सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को बिल्कुल नहीं जानती थी या उसकी उससे कोई दुश्मनी कैसे हो सकती थी। सुहानी की नज़र निर्वाण के शरीर पर पड़ी। इस क्षण निर्वाण की फीनिक्स आंखें आधी सिकुड़ी हुई थीं, कुर्सी के सहारे झुका हुआ था, उसका भाव गहराई से रहस्यमय था। नतीजतन सुहानी ने अपना उलझन भरा भाव जियान की ओर घुमाया। जियान ने सहानुभूति से सुहानी को देखा। जिस व्यक्ति से सबसे बड़े वरिष्ठ भाई सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह ली याओयाओ है। पफ सुहानी ने लगभग पानी का एक घूंट थूक ही दिया और अविश्वास में जियान को देखा। सच नहीं है ना? ये सच है। जियान शायद ही कभी इतने गंभीर लहजे का इस्तेमाल करती थी। दूसरे वरिष्ठ भाई सीटुमिंग ली याओयाओ के प्रति अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ली याओयाओ के साथ और भी बेहतर व्यवहार करते हैं। वह उसके साथ इस हद तक अच्छा व्यवहार करते हैं जो अनुशासनहीन और नियंत्रण से बाहर था। सुहानी कुछ हद तक उलझन में थी। क्या वह मेरे और ली याओयाओ के बीच के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं? निश्चित रूप से, बिना किसी संदेह के वह करेंगे। जियान ने एक कुर्सी ढूंढी और उसे सुहानी के सामने ले आए। बैठने के बाद उसने धीरे धीरे समझाना शुरू करने से पहले अपने मूड मनस्थिति को ठीक किया। इससे पहले उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। हमारी तो बात ही छोड़ो, मुझे डर है कि ली याओयाओ को भी नहीं पता कि वह आए हैं। डोंगफांग हुआन वाह। सुहानी को लगा कि यह कुछ हद तक अकल्पनीय था। तुम मुझे ये तो नहीं बता रही हो कि इस बार उसका प्रतियोगिता में प्रवेश करना सिर्फ मुझे मारने के लिए है? ये कितनी भयंकर बात थी। सुहानी को लगा कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन जियान ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह कोई गंभीर कसम खा रही हो। बिल्कुल, यह ऐसा ही है। सुहानी ने बेबसी से अपने हाथ फैलाए। काले कपड़ों वाली महिला, ली आओचेन और तुम लोगों का सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई डोनफांग हुआन सभी इसलिए आए हैं क्योंकि वे मुझे मारना चाहते हैं। काले कपड़ों वाली महिला के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन उसके बाद वाले दोनों वास्तव में इसी कारण से आए हैं। जियान ने पूरे विश्वास के साथ कहा। शायद दूसरे लोगों को काले कपड़ों वाली महिला के बारे में पता न हो, लेकिन सुहानी जानती थी। उसे यकीन था कि दूसरा पक्ष भी उसी के कारण आया था। मैं इतनी बदकिस्मत हूँ। सुहानी बस निशब्द होने ही वाली थी, सिर्फ एक ली याओयाओ की वजह से। इसके अलावा हर बार सुहानी ने केवल निष्क्रिय रूप से अपना बचाव किया था और नतीजा क्या हुआ? अब ऐसे दो शक्तिशाली पात्र प्रकट हो गए थे, दोनों ने सुहानी को मारने का बीड़ा उठाया था। सुहानी को लगा कि ली याओयाओ से उसका सामना होना सच में 8 जन्मों की बदकिस्मती मिलने जैसा था। ये निश्चित नहीं है। बेचैन यंग ने सुहानी का मूड उदास होते देखा और जल्दी से उसे सांत्वना दी। शायद डोनफांग हुआन खुद के लिए प्रवेश करना चाहता हो और ज़रूरी नहीं कि उसका ली याओयाओ के साथ कोई संबंध हो। जियान ने नाखुशी से उस पर अपनी आंखें घुमाईं। संकट के बारे में कोई जागरूकता नहीं है। क्या तुम जानते हो, उस समय जब दूसरे वरिष्ठ भाई सीटुमिंग ली याओयाओ के साथ अभ्यास लड़ाई कर रहे थे तो उसकी उंगली थोड़ी छिल गई थी। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने आधी रात को दूसरे वरिष्ठ भाई को बाहर बुलाया और उन्हें लगभग तब तक पीटा जब तक कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ली याओयाओ को इस तरह लाड़ प्यार करते हैं जैसे वह उनकी जिंदगी हो। अगर उन्हें अब पता चला कि ली याओयाओ की साधना पूरी तरह से बर्बाद हो गई है तो वे पागल कैसे नहीं होंगे? क्या तुम्हारा सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई सच में इतना अद्भुत है? अभी भी निर्वाण मौजूद है? बेचैन यंग ने उपहास किया। जियान ने बेबसी से आह भरी। पिछली रोमिंग ड्रैगन लिस्ट प्रतियोगिता में, क्योंकि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को कुछ मामले निपटाने थे और उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं किया। यदि उन्होंने भाग लिया होता तो लुओ हाओमिंग कैसे हो सकता था उसके नंबर 1 होने का यह मामला? क्या तुम जानते हो कि उसकी ताकत कितनी मजबूत है? हालांकि तीसरे वरिष्ठ भाई निर्वाण अपने दिल में इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। बोलना खत्म करने के बाद जियान की नज़र सीधे निर्वाण की ओर गई। निर्वाण की आंखें आधी सिकुड़ी हुई थीं। उसका शरीर बर्फ जैसी ठंडी हवा छोड़ रहा था, लेकिन वह चुप रहा और कुछ नहीं बोला। इस क्षण माहौल में एक अजीब सी शांति थी। सुहानी को लगा कि माहौल बेहद दमघोंटू था, इसलिए वह 2 बार हंसी। अरे, तुम लोग चिंतित क्यों हो? यह असंभव है कि मेरी किस्मत इतनी खराब हो कि जब मैं पर्चियां निकालूं तो मैं डोनफांग हुआन को निकाल लूं, है ना? चाहे उसका लक्ष्य कुछ भी हो, जब तक वह उससे नहीं लड़ेगी तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन अभी भी ली आओचेन है। जियान ने सहानुभूति के साथ सुहानी को देखा। अभी भी काले कपड़ों में वह महिला है। लैन हुआन ने समझाते हुए जोड़ा। मेरे बड़े भाई का सामना करो और तुम्हारा पास होना जीतना असंभव होगा। अनय मिंग ने शांति से कहा। अनय मिंग के बड़े भाई अनय शिन थे। हालांकि अनय शिन साल भर बाहर यात्रा करते थे, फिर भी दोनों भाइयों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। मो शियाओशुन से निपटना भी आसान नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे प्रति मो परिवार की नफरत शुवानयुवान परिवार से कम नहीं है। लैन हुआन ने तुरंत इस याद दिलाने के साथ बात आगे बढ़ाई।
क्या तुम लोग बस चुप हो सकते हो? सुहानी ने दुख में विलाप किया और निर्वाण के आलिंगन में गिर गई। यह मूल रूप से शीर्ष 7 में प्रवेश करने के लिए 13 लोगों की लड़ाई थी। जिन लोगों को वह हरा नहीं सकती थी, उनकी पहले ही एक बड़ी कतार ढेर बन चुकी थी। विश्वास करो या न करो कि मैं फिर से खाली जगह वाली पर्ची निकालूंगी। सुहानी ने 2 बार स्नोट किया। अगर तुम गंदी चाल बेईमानी वाले गेम प्ले को अंत तक अंजाम देना चाहती हो। बेचैन यंग की मुस्कान धूप की तरह शानदार थी। तो भूल जाओ, लड़ना ही बेहतर है। अब बचे हुए लोग सभी विशेषज्ञ थे। अगर उसने एक उचित लड़ाई लड़ने का एक क्षण नहीं पकड़ा, तो शायद पर्दे के पीछे बेईमान का लेबल ठप्पा हमेशा उसके माथे पर चिपका रहेगा, क्योंकि इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि अगले दौर में उसे किसी के द्वारा युद्ध के मंच से नीचे भेज दिया हरा दिया जाएगा। हालांकि वह इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं थी। निर्वाण ने सुहानी का हाथ खींचा और हर एक बर्फ जैसी सफ़ेद और चमकती उंगली की सावधानीपूर्वक जांच की। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, इसलिए किसी ने वह रोशनी नहीं देखी जो उसकी आंखों से होकर गुजरी थी। चूंकि वह निर्वाण ग्रैंडमास्टर रोंग यून की सुहानी को दूसरे स्थान पर भेजने की शर्त पर सहमत हो गया था, इसलिए उसे इसे पूरा करना ही होगा। निर्वाण ने सुहानी के बर्फ जैसे सफ़ेद साफ चेहरे को सहलाया। उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। क्या डोंगफांग हुआन तुम्हारे आदमी से ज़्यादा अद्भुत हो सकता है? पल भर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। इतनी शांति थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुन सकते हों। जी यान और अन्य लोगों ने घबराहट में एक दूसरे को देखा। आगे का दृश्य काफ़ी रोमांटिक था। क्या उन्हें चतुराई से और स्वेच्छा से पीछे हट जाना चाहिए? सुहानी ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए निर्वाण का लहराता हुआ हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है? एक आदमी चुनने में अपनी पसंद पर भरोसा करो, ठीक है? निर्वाण के लहजे में हल्की सी नाक की आवाज़ थी, लेकिन वह असाधारण रूप से राक्षसी और आकर्षक था। लानत है उसके इस आकर्षण पर। हमेशा तुम पर विश्वास किया है। सुहानी ने उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे पर एक प्यार भरा चुंबन अंकित कर दिया। निर्वाण पागलों की तरह हंसने लगा। अभी अभी के उस खूंखार और दुष्ट भाव की तुलना में वह बिल्कुल ही एक अलग इंसान लग रहा था। बेचैन यंग के होंठ फड़के। कहते हैं ना, एक रोमांटिक रिश्ते में पड़ने पर इंसान 3 साल के लिए मूर्ख बन जाता है। निश्चित रूप से, यहाँ तक कि हिज हाइनेस प्रिंस जिन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी इससे बच नहीं सका। कल तुम किससे लड़ना चाहती हो? निर्वाण ने सुहानी के संवेदनशील कान के निचले हिस्से को हल्के से काटा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। सुहानी ने उसे दूर धकेल दिया। आखिरकार हजारों घूरती आंखों के नीचे इस तरह का प्रभाव अच्छा नहीं था। उसने थोड़ा सोचते हुए अपना सिर झुकाया, फिर एक नाम उगल दिया, बता दिया। निर्वाण की आंखों में एक मुस्कुराता हुआ भाव आ गया। समय एक पल में बीत गया। पलक झपकते ही दूसरा दिन आ गया। पर्चियां लौट निकालने के मंच पर सुहानी बिना हिले डुले वहां खड़ी थी। यह अतीत की तरह ही था। निष्पक्ष होने के लिए सुहानी को बस पर्चियां निकालने का मौका नहीं मिला। बची हुई पर्ची, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसी की होगी। 13 लोगों में से खाली जगह की पर्ची वाले एक व्यक्ति को लड़ना नहीं पड़ेगा। बाकी सभी लोगों को प्रतिस्पर्धा करनी थी। इससे पहले 2 बार खाली जगह सामने आई थी। स्पष्ट रूप से ये निर्वाण और लुओ हाओमिंग थे जिन्हें यह मिला था। पता नहीं इस बार खाली जगह की पर्ची किसे मिलेगी। मंच पर विशेषज्ञ उदासीनता से वहां खड़े थे। मंच के नीचे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। हे भगवान, तुम लोग देखो, वह सुहानी वास्तव में अभी भी मंच पर है। सही बात है। उसके चारों ओर सबसे खराब कमजोर के पास 8वीं रैंक की ताकत है। केवल वह एक बहुत ही महत्वहीन 5वीं रैंक की है। ये बहुत बेईमानी है ना? ये वह युग नहीं है जो भाई पर निर्भर करता हो, न ही ऐसा युग जो पिता पर निर्भर करता हो। ये वह युग है जो मास्टर गुरु पर निर्भर करता है। एक अच्छा मास्टर हो तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अब माँ को मेरी रैंक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुहानी की ओर हर तरह के ताने मारने वाले दबाव पड़ने लगे, लेकिन सुहानी बिना हिले डुले शांति से अपनी जगह पर खड़ी रही। अब पहले से ही पर्चियों के परिणाम एक के बाद एक आने लगे थे। डोंगफांग हुआन पर्चियां निकालने के लिए ऊपर जाने वाला पहला व्यक्ति था। पता नहीं उसकी किस्मत अच्छी थी या बुरी, उसने सीधे खाली जगह वाली पर्ची निकाल ली। मंच के नीचे मौजूद सभी लोग नहीं जानते थे कि बांस की टोपी पहने यह व्यक्ति पुर्गेटरी सिटी का सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई था। केवल इसलिए क्योंकि वह एक अज्ञात व्यक्ति था, इसलिए सभी ने फिर से चर्चा करना शुरू कर दिया। पता नहीं यह व्यक्ति कौन है, ऐसा लगता है जैसे मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना है। सही कहा, बांस की टोपी पहने हुए उस चेहरे का थोड़ा सा भी हिस्सा सामने नहीं आया है। पता नहीं क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सच में बहुत बदसूरत दिखता है। वह काले रंग की जालीदार टोपी पहने उस मिस्ली याओ के साथ अच्छी तरह से मेल खाता हुआ लग रहा था। सुहानी ने इन चर्चाओं को सुना और झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं।
तो डोनफांग हुआन को इन बातों पर गुस्सा नहीं आया। सुहानी ने ऐसा सोचा और उसकी नज़र खुद ब खुद डोनफांग हुआन की दिशा की ओर मुड़ गई। अब मानो वह इसे महसूस कर सकता था, डोनफांग हुआन की नज़र ने भी सुहानी की ओर देखा। जिस पल उनकी नज़रें मिली, सुहानी को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो, उसे ऐसा लगा जैसे वह नर्क में गिर गई हो। उन आंखों की जोड़ी निरंतर नर्क की तरह गहरी काली थी। बस उनके संपर्क में आने से ही सुहानी का पूरा शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। एक काली और भयानक आभा उसके माथे की ओर दौड़ी। सिर दुख रहा है। सुहानी ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया और जल्दी ही पसीने की एक पतली परत ने उसके माथे को ढक लिया। निर्वाण ने बिना पलक झपकाए सुहानी के सामने खड़े होकर उसे अपने पीछे कर लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था तनाव से। उसकी आंखें तीखी और खून की प्यासी थीं जब उसने ठंडेपन से डोनफांग हुआन को घूरा। डोनफांग हुआन के मुंह का कोना एक खूनी मुस्कान में मुड़ गया। उसकी मुस्कान किसी राक्षस जितनी भयानक थी जो चुपचाप निर्वाण को उकसा रही थी। एक पल के लिए पूरे युद्ध के मंच के ऊपर का नज़ारा किसी बेहद खतरनाक जगह जैसा लग रहा था। एक के बाद एक लोगों के सिर में ऐसा दर्द होने लगा मानो वे पिनकुशन सुई चुभने वाले तकिए से ढके हों। उनके माथे से मटर के दाने के आकार का पसीना निकलने लगा। वह व्यक्ति कौन है? मो शियाओशुन ने बड़ी मुश्किल से सिरदर्द को बर्दाश्त करते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। इस क्षण लुओ हाओमिंग का चेहरा बहुत खराब था। उसने गहरे पीले रंग की बांस की टोपी पहने डोनफांग हुआन को घूरा। उसकी नज़र बिना पलक झपकाए टिकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह घूरकर उस बांस की टोपी में छेद करना चाहता हो। अनायशिन के लहजे में कुछ हद तक बेबसी थी। निर्वाण के साथ सुर्खियां साझा करने में सक्षम इस दुनिया में सच में इतने ताकतवर लोग नहीं हैं। कम से कम इस व्यक्ति की ताकत उसकी अपनी अनायशिन की ताकत से ऊपर थी। ये सच नहीं हो सकता, है ना? पुर्गेटरी सिटी का डोनफांग हुआन। मो शियाओशुन को यह विश्वास करना बहुत कठिन लगा। यह असंभव है ना? क्या वे दोनों एक ही संप्रदाय के नहीं थे? ऐसा कैसे था कि अब वे खींचे गए खंजरों के साथ जीवन और मृत्यु के दुश्मनों की तरह लग रहे थे? ठीक इसी क्षण ऊर्जा की एक लहर पागलों की तरह दौड़ी और डोनफांग हुआन के सिर पर रखी बांस की टोपी बिना किसी निशान के गायब हो गई। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई जिस पल ली याओयाओ ने डोनफांग हुआन को देखा, ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से फिर से जिंदा हो उठी हो। वह खुशी के मारे लगभग रो पड़ी। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, सच में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई थे। वह व्यक्ति जिसने बचपन से लेकर अब तक उसकी रक्षा की थी। वह सबसे बड़े वरिष्ठ भाई जो चाहते थे कि वे उसे अपनी हथेली के बीच में रख सकें और उसे लाड़ प्यार कर सकें। लियाओयाओ लापरवाही से युद्ध के मंच पर दौड़ पड़ी। एक तोप के गोले की तरह वह डोनफांग हुआन के आलिंगन में दौड़ गई। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, बूहू, रोने की आवाज़ बूहू। ली याओयाओ ने अपनी सारी ताकत लगाकर डोनफांग हुआन की छाती के सामने उसकी जैकेट को पकड़ लिया, मानो वह डूब रही हो और आखिरी डिक्वीड तैरते हुए पौधे को पकड़ रही हो। इन दिनों ली याओयाओ ने बहुत सारे दुख सहे थे। अब वह एक असहाय बच्चे की तरह रो रही थी। डोनफांग हुआन, जिसके पास अभी अभी एक प्रभावशाली आभा थी जो विशाल और कातिलाना थी, अब एक बड़े लड़के की तरह लग रहा था जो ली याओयाओ को सांत्वना देने के लिए कोमल लहजे का उपयोग कर रहा था। ठीक है, अब और मत रो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम अच्छी नहीं दिखो यहाँ। डोनफांग हुआन सख्ती से मुस्कुराया। बूहू बूहू। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, याओयाओ सच में दयनीय है। जबकि ली याओयाओ सुबक रही थी, वह तब तक रोती रही जब तक कि उसे चक्कर नहीं आने लगे। मेरी परिवार की याओयाओ को परेशान करने की हिम्मत कौन करता है? सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई उन सभी को नष्ट कर देगा। डोनफांग हुआन ने गारंटी के रूप में अपनी छाती थपथपाई। ये वह है। डोनफांग हुआन के सामने ली याओयाओ 10 साल छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। वह एक बिगड़ी हुई, जिद्दी छोटी लड़की की तरह दिख रही थी। लेकिन डोनफांग हुआन को सच में इस तरह का व्यवहार पसंद आ रहा था। उसने उस दिशा में देखा जहां ली याओयाओ ने इशारा किया था। वह जगह संयोग से सुहानी की स्थिति थी। सुहानी की आंखों का बाहरी कोना उकसावे भरे ताने में मुड़ गया। ली याओयाओ सच में दिलचस्प थी। इतनी बूढ़ी होकर, बड़ी होकर क्या वह सच में सोचती थी कि वह 10 साल की कोई भोली और मासूम छोटी बच्ची है? बहुत मज़ेदार। लेकिन न केवल डोनफांग हुआन को ली याओयाओ का ये रूप प्यारा लगा, बल्कि वह ली याओयाओ के इस रूप को हद से ज़्यादा पसंद करता था। डोनफांग हुआन ने सुहानी को घूरा। उसकी आंखों से बर्फ जैसा ठंडा कातिलाना इरादा फिसल गया। उसने ली याओयाओ का सिर सहलाया और धीमी आवाज़ में उसे पुचकारा, आज्ञाकारी बनो, यहाँ ठीक से इंतज़ार करो। सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लेगा। ठीक है। ली याओयाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। याओयाओ को सबसे बड़े वरिष्ठ भाई सबसे ज़्यादा पसंद हैं। सुहानी ने ये सुना और उसके रोंगटे खड़े होने लगे। ये कमबख्त बच्ची बनने का नाटक बहुत आगे बढ़ गया था। ठीक है। क्या वह सच में सोच रही थी कि वह फूलों वाली ड्रेस पहने किंडरगार्टन जाने वाली कोई छोटी बच्ची है? डोनफांग हुआन ने लाड़ प्यार वाले अंदाज में ली याओयाओ का सिर सहलाया। आज्ञाकारी बनो, पहले तुम नीचे जाओ।
सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई भी ली याओयाओ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। छी, सच में उल्टी करने का मन कर रहा है। सुहानी ने चुपचाप अपने दिल में उनका मजाक उड़ाया। बहुत से लोगों को भी सुहानी जैसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन डोनफांग हुआन के खूंखार अत्याचार को ध्यान में रखते हुए किसी ने भी मजाक उड़ाने का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। ली याओयाओ के जाने से पहले वह अचानक दृढ़ता से खड़ी हो गई और अपना सिर घुमाया। लोगों के समुद्र से अलग होकर उसकी नज़र सुहानी के शरीर पर रुकी। खुद से खुश होकर उसने सुहानी पर एक उकसावे भरी नज़र डाली। इसके बाद वह इठलाते हुए युद्ध के मंच से नीचे उतर गई। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के प्रकट होने से वह निश्चित रूप से ली याओयाओ के लिए कई लाभ लेकर आया था। न केवल सुहानी के पक्ष के लिए बल्कि जेड लेक केली परिवार के पक्ष के लिए भी। एक समर्थक के रूप में डोनफांग हुआन के साथ जेड लेक केली परिवार में ली याओयाओ की स्थिति अचानक छोटी राजकुमारी के रूप में अपने मूल स्थान पर लौट आई थी। मंच से नीचे उतरने वाली ली याओयाओ की तो बात ही छोड़िए, जो ऊंचे हौसलों में थी, बस अभी मंच पर मौजूद लोगों के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों ने अपने आप एक कदम पीछे खींच लिया और दोनों पक्षों से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। आखिरकार जब अमर लड़ते हैं तो यह नश्वर लोगों के लिए आपदा लाएगा। ये दोनों ही युवा पीढ़ी के बीच राजा और सबसे मजबूत थे। जब ये दो आग निर्वाण और डोनफांग हुआन मिलेंगी तो इसके परिणाम कितने कड़वे भयानक होंगे। निर्वाण के पीछे सुहानी और बेचैन यंग का समूह खड़ा था। जी यान भी दृढ़ता से निर्वाण के पक्ष में खड़ी थी। जी यान, इधर आओ। डोनफांग हुआन ने जी यान की ओर अपना हाथ हिलाया। हालांकि जी यान अपने दिल में कुछ हद तक डरी हुई थी, हालांकि उसने बाहर से शांत रहने का नाटक किया। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मेरा यहाँ खड़ा होना ठीक रहेगा। डोनफांग हुआन का चेहरा उलझन में था। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ली याओयाओ के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। जी यान खुद को इतना ऊपर खींचने की हिम्मत नहीं करती है। जी यान हल्की सी मुस्कुराए। डोनफांग हुआन का चेहरा तेजी से बदसूरत गुस्से से भरा हो गया और उसने केवल एक निर्दयी वाक्य छोड़ा। निर्वाण, तुम सच में मेरा दुश्मन बनना चाहते हो? निर्वाण की फीनिक्स आंखों के सिरे थोड़े ऊपर उठे। ताना मारने वाले लहजे में उसने कहा, अगर तुम काफी चतुर होते तो अब तुरंत यहाँ से चले जाते। अब मास्टर पुर्गेटरी सिटी के मास्टर मुख्य भूमि में नहीं थे, इसलिए उन्हें लुओ लड़की सुहानी के मामले का पता नहीं था। जब तक वे वापस लौटेंगे और पता चलेगा कि डोनफांग हुआन सुहानी को मारना चाहता था। निर्वाण उस समय के दृश्य की पूरी तरह से कल्पना कर सकता था। पफ ऐसा लग रहा था मानो डोनफांग हुआन ने इस जीवनकाल का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। एक ही बार में वह जोर जोर से हंसने लगा। किस कारण से? किस कारण से? निर्वाण के चेहरे से पता चल रहा था कि वह डोनफांग निश्चित रूप से हारने वाला है। उन्होंने अभी तक प्रतिस्पर्धा भी नहीं की थी। डोनफांग हुआन को पुर्गेटरी सिटी के मास्टर के साथ सुहानी की मां के रिश्ते के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए उसने पूरी तरह से उस दिशा में नहीं सोचा था। बस तुम्हारी अज्ञानता और मूर्खता के आधार पर। निर्वाण राक्षसी अंदाज में हंसा। उसकी हंसी चालाक और रहस्यमयी थी। डोनफांग हुआन तुरंत क्रोधित हो गया। वास्तव में उसे अज्ञानी और मूर्ख कहने की हिम्मत की। एक ही पल में डोनफांग हुआन का अपनी भड़ास निकालने वाला गुस्सा धमकी भरा हो गया। उसकी आंखों में वह अपनी क्षमता दिखाना चाहता था। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ठीक इसी क्षण जब खंजर खींचे हुए थे, अचानक एक कोमल हवा बही। ये हवा रेशम के धागों जैसी थी, एक ऐसी हवा जो पानी पर कोमल लहरें पैदा कर दे। लेकिन इसने डोनफांग हुआन पर इतना दबाव डाला कि वह स्थिर खड़े होने से पहले लगातार 3 कदम पीछे हट गया। डोनफांग हुआन की आंखें धधकती भयंकर आग की तरह जल रही थीं। उसने ठंडेपन से मंच की दिशा में घूरा। उस जगह पर ग्रैंडमास्टर रोंग यून बीचों बीच शाही वाली कुर्सी पर शांति से बैठे थे। उनकी दोनों आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो उन्हें अपने आसपास के हंगामे में कोई दिलचस्पी न हो। ये समझो कि तुमने एक अच्छे मास्टर की पूजा की है। डोनफांग हुआन ने अपना सिर घमंड से ऊपर उठाया और बर्फ जैसे ठंडे तरीके से सुहानी पर तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। इसके बाद वह मुड़ा और दूर तैरता चला गया। उसे खाली जगह मिली थी। उसे बस इस दौर की लड़ाइयों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। उसे जाते देख बहुत से लोगों ने धीरे धीरे राहत की सांस छोड़ी। अभी अभी खींचे गए खंजरों वाले उस माहौल ने बस सभी को इतना डरा दिया था कि उनके दिल लगभग बाहर आ गए थे। सौभाग्य से ग्रैंडमास्टर रोंग यून ने बीच बचाव किया। निर्वाण ने सुहानी का सिर थपथपाया। क्या हुआ? डर के मारे सुन्नत सिल्ली हो गई। सुहानी हल्की सी मुस्कुराई। क्या तुम यहाँ नहीं हो? उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि डोनफांग हुआन की साधना बहुत उच्च थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे वर्तमान सुहानी निपट सके, लेकिन भविष्य में कौन गारंटी दे सकता है कि वह व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं मार सकती।